अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज अदालती लिहाज से बड़ा अहम दिन रहा क्योंकि आज अदालत की तरफ से एक ऐसा फैसला आया है जिससे न सिर्फ माजी का दाग धोने की कोशिश की गई है बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से भी दुरुस्त तयन करने की एक कोशिश की गई है। अगर इस कोशिश के बारे में कहा जाए तो इस कोशिश से शायद बहुत कुछ तो नहीं बदलेगा, लेकिन कम से कम गलती तस्लीम करने का जो एक रवैया है वो ज़रूर अदालती हल्के में पैदा पाया जाएगा। और अगर इसकी शुरुआत हो जाती है तो यकीनन फिर दूसरे जो इदारे हैं, चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे इदारे हों, चाहे दीगर रिसोर्सेज हों, उनमें कम से कम ये ज़रूर होगा कि वो अपनी अपनी इस्लाह के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। भुट्टो सदारती रेफरेंस के हवाले से आज अहम तरीन दिन था। ये माजी का वाक़या ज़रूर हुआ, सालों ज़रूर बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं हुई थी कि आया जो फैसला भुट्टो साहब के हवाले से किया गया था वो दुरुस्त था या फिर नहीं। लेकिन आज बड़ा क्लियरली जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है कि वो बात जो कि पिछले सालों से, दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद साहब के हवाले से कहती आ रही थी, उनके अदालती ट्रायल के हवाले से कहती आ रही थी, वो बिलाखिर दुरुस्त साबित हुई। ना सिर्फ प्रोग्राम में आज इस पर बात करेंगे बल्कि एक और अहम डेवलपमेंट पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से रही, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची थी। उन नशिस्तों के हवाले से जो एक रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ने उनसे छीन कर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर छोटी जमातों की झोली में डाल दी है। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक दिन का स्टे दिया गया है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इसमें मावनत करे कि क्या पेशावर हाई कोर्ट से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नशिस्तों के लिए रुजू कर भी सकती है या फिर नहीं। ये दो अहम तरीन अदालती मसाइल हैं जो कि दरपेश थे। एक फैसला है और एक अदालती मसला जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। आने वाला एक दिन जिसमें इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास बात करने के लिए सबसे मुस्तनद शख्सियत अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मौजूद है एतजाज़ एहसन साहब। ना सिर्फ सीनियर माहिर कानून हैं बल्कि सीनियर सियासतदान भी हैं और यकीनन दोनों पहलुओं पर बड़ी खुलकर बात भी करेंगे। एतजाज़ साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस था वो जरदारी साहब ने अपनी सदारत के दौर में दायर किया, बड़े अरसे तक ये किताबों में पढ़ा रहा, कागजों में पढ़ा रहा, बिला आखिर अब फाइज ईसा साहब ने इसको टेकअप किया और इसको एक मंतकी अंजाम पर लेकर गए और फेयर ट्रायल का जो मौका जो बड़ा क्लियर इसमें कहा गया है कि वो नहीं दिया गया भुट्टो साहब को। सर इसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या अदालती जो डायनामिक्स हैं वो तब्दील हो जाएंगी? गलती तो तस्लीम की गई है कोर्ट की तरफ से अपनी, ये इस तरह का असर होगा कि ग्रेजुअली ये सिंक इन भी करेगा लोगों में के और जजों में और वकला में और इन सब में कि ये कि कितना प्रोफाउंड और कितना गहरा इसका असर है इस फैसले का। देखिए, इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होगी कि आप अगर कोई अदालती एतबार से ख़ास तौर पे कोई गलत फैसला करते हैं, कोई बदनीयती पे फैसला करते हैं, कोई तासुब पे फैसला करते हैं, तो फिर आप याद रखें कि तारीख़ आपको कब्र में भी नहीं बख्शेगी। और ये कि आप ने जो नेक नाम कमाया हुआ है वो खाकस्तर हो जाएगा। और ये हो सकता है कि 40 साल ना लगे, हो सके 4 साल में हो जाए। आप अभी हयात हो, जिंदा हो। जिस दिन डॉक्टर नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो फैसला 4 और 3 की अक्सरियत से दिया गया था और उनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी, ये जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने इंटरव्यू में कहा था, उनकी वैसे तो उसी वक्त उनका एहतसाब होना चाहिए था, उनके पे गिरफ्त होनी चाहिए थी कि आपने यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल किया है। आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमें हकीकत में गुस्सा आ गया था याया बख्तियार पे जो वकील थे और हमने भुट्टो साहब को फांसी दे दी। तो इसका मकसद क्या हुआ कि आप वकील पे आप नाराज़ हुए, फांसी बेचारे मुल्ज़िम को तो दे दी जो कि वो डिज़र्व नहीं करता था। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी एक पॉस्थ्यूमस बाद अज़ मौत आपका ट्रायल, आपके केस के पे एक दफ़ा फिर नज़रसानी हो, ये पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल नहीं हुआ ही नहीं कभी, बट दुनिया में कभी कभी होता है, कहीं कहीं होता है। और अमेरिका में 1-2 दफ़ा हुआ है या कनाडा में हुआ है
और बरतानिया में ऐसा कोई नहीं हुआ। पर ये तो एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसमें जजेस ने उस जजमेंट में जिस तरह शहादतों को और सबूतों को जिस तरह उन्होंने उनका जायज़ा लिया था, तज्जिया किया हुआ था, उसमें नहीं गए जज। उन्होंने कहा वो फाइनल है, वो उसको हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दफ़ा अपील में हो, दूसरी दफ़ा रिव्यू में आप कर लें नज़रसानी में, तो उसके बाद फिर उसको नहीं चैलेंज कर सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक लैंडमार्क डिसीजन था और यकीनन तारीख को तब्दील किया गया है और ये हमेशा, कम से कम ये करेक्शन जो है वो हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। वो क्वेश्चन ज़रूर ख़त्म हो गया जिस पर हम पिछली 4 दहाइयों से डिबेट कर रहे थे। अच्छा एतजाज़ साहब, सर एक और हवाले से भी आपका मुझे टेक चाहिए। सर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आज डेवलपमेंट थी वो थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI ने वहाँ रुजू किया और एक दिन का स्टे लिया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट ने सर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है किसी भी कैंडिडेट या पार्टी की तरफ से। तो सर अगर आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल सकें कि क्या कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद की जा सकती है PTI को। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला भी उतना ही गलत है जितना बल्ले का निशान लेने का। निशान उन्होंने मुतसव्वर किया चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये निशान पार्टी का है। वो कहते हैं ना पार्टी का निशान, पार्टी का निशान। पार्टी का निशान नहीं होता, ये निशान वोटर का होता है जो नहीं पढ़ सकता, जो 20 नामों में अपने कैंडिडेट का नाम नहीं निकाल सकता, उसको कहते हैं तुम तीर पे वोट कर दो। दूसरे को कहते हैं कि तुम पतंग पे वो वोट कर दो। यानी कि वो ना खानदा इलिटरेट लोगों का वो राइट है। और आपने सुप्रीम कोर्ट ने एक दस्तखत के तहत करोड़ वोटर्स का राइट ले लिया ये निशान लेकर PTI से। नहीं, आपका ख्याल है कि सर माजरत आपकी बात काट रही हूं, आपका ख्याल है कि इसमें हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और वो इसको रिवर्स कर सकता है इस डिसीजन को जो इलेक्शन कमीशन का है। जी, हाई कोर्ट की भी एक जनरल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई अपने इख्तियारात से तजावुज़, कोई अफसर कितना बड़ा क्यों, सदर पाकिस्तान क्यों ना हो, अपने वो इख्तियारात से तजावुज़ करता है जो कानून में है, तो हाई कोर्ट बिल्कुल उसको कलअदम करार दे सकता है। बिल्कुल ठीक, ये हाई कोर्ट का इख्तियार है। अब इस केस में ही मैं आपको जल्दी से अर्ज कर दूं, इस केस में सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना मानना है कि एक सेक्शन है 104 इलेक्शन एक्ट में, यानी कानून में एक शिक है जो कहती है कि सिर्फ ऐसी जमात को आप ये सीटें दे सकते हैं, इनमें से बांट में शामिल कर सकते हैं जिसने इलेक्शन लड़ा हो। ठीक। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, अपने नाम से नहीं लड़ा, रज़ा हयात साहब ने भी नहीं लड़ा टिकट पे। तो वो कहते हैं आप वो पार्टी नहीं जिसमें ये शामिल हो सकते हैं या शामिल हो के अपनी कोई गिनती बनवा सकते हैं। इसके बरक्स अब ये कानून है, आइन इसके ऊपर है। आइन में ये लिखा है आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कि किसी पार्टी में शामिल होना और या उसको बनाना ये हर शहरी का हक है, फंडामेंटल राइट है। अब इस फंडामेंटल राइट को वो जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुआ हुआ है और वो उस कमरे में खड़ा है, क्या मैं किसी पार्टी को बताऊंगा ज्वाइन करके और इलेक्शन कमीशन को बताऊंगा, उसने 3 दिन लेने हैं इसमें फैसला करने। तीसरे दिन वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, वो घोड़सवार पार्टी में शामिल हो जाता है। अब घोड़सवार पार्टी के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो आइन के तहत। ये मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, आइन कि वो रजिस्टर्ड पार्टी हो। अब वो रजिस्टर्ड पार्टी अगर होगी और उसका वजूद असेंबली में हो या ना हो, बाप को इन्होंने ये सीटें दी थी पिछली दफ़ा और वो बाप का कोई वजूद नहीं था असेंबली में, पर ये अब उस पार्टी का वजूद हो या ना हो, उसको अगर वो पार्टी है और पार्टी रजिस्टर्ड है तो उस तीसरे दिन तक
वो जो कैंडिडेट है आज़ाद हुआ ठीक हुआ ठीक वो उस पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उस जमात की गिनती बन जाती है कि इतना प्रोपोर्शन हमें चाहिए ठीक ठीक और सर, उनको सर, मिलेगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा उनको सर, मिलेगा। वक्त बिल्कुल ठीक, पॉइंट आपका आ गया सर। मुझे क्विकली मुख्तसर अगर आप जवाब दे सके क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। सर, ये पीटीआई ये कह रही है कि जब तक इन रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं होता तब तक चाहे सदारती इलेक्शन हो चाहे सेनेट के इलेक्शन हो, ये दोनों माने नहीं जाएंगे। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का तो स्टांस ये है कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कुछ सीटों पर लोग नहीं है जो अवेलेबल है वो वोट कर सकते हैं। तो सर, आपके ख्याल में क्या ये दोनों प्रोसेस होने चाहिए या फिर इसके लिए होल्ड करना चाहिए जब तक डिसीजन ना हो? इसमें अगर तो पीटीआई ये आर्गुमेंट ले कि ये असेंबली कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर मैं समझता हूँ उसमें वजन है। ठीक क्योंकि पाकिस्तान की असेंबली कोई कायदे-आज़म के पाकिस्तान की असेंबली कोई नहीं कंप्लीट हो सकती जब तक अकलियतें उसमें ना हो। अकलियतों को मैं बेटर पाकिस्तानी कहता हूँ क्योंकि ये बेहतर है हमसे, ये हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये कॉर्नेलियस सेसिल बी चौधरी, एसपी सिन्हा जिसके वोट से पाकिस्तान बना, ये बड़े बड़े राणा भगवान दास, ये दुराब पटेल, ये सारे नॉन मुस्लिम थे और बेहतर पाकिस्तानी थे। बट अभी मैं अकलियत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि राइज है। ये बेहतर पाकिस्तानी जो है इनकी सीटें खाली हों और कायदे आज़म के पाकिस्तान में कौमी असेंबली चल रही हो, ये बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल ठीक। बट अगर वो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि एक बंदा जो मेंबर था जिसने वोट किया वो बाद में नाअहल हो गया, उसको डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कि वो पहले दिन से नाअहल था, वो 25 साल उसकी उम्र ही नहीं थी, 21 साल उसकी उम्र ही नहीं थी, तो वो अब वो वोट 1 साल डालता रहा है। उन वोट्स का क्या करना है? उस पे आइन 111 आर्टिकल में कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसे किसी मामले पे वोट डाल देता है और वो अहल नहीं है, वो नाअहल पाया जाता है, पर उससे उसके वोट को या उस फैसले को या उस करारदाद को जिस पे वो वोट पड़ा उससे कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब सर, आपके कीमती वक्त का। सीनियर माहिर कानून, यकीनन दो अहम तरूज़, चाहे भुट्टो रेफरेंस हो, अदालती तारीख ज़रूर बदल दी गई है और एक मुस्बत अंदाज में बदली गई है, और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट का जो स्टे है वो यकीनन ये तयन करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन मखसूस नशिस्तों की हामिल है या नहीं। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब आना बड़ा ज़रूरी है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने बात की है पेशावर हाई कोर्ट के इस अहम तरीन फैसले के हवाले से, या ये कहना चाहिए कि स्टे की वजह से अब लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ हम सूबों में देख रहे हैं कि उनकी जो सूबाई काबीना है वो अपने अपने सूबों में हलफ भी उठा रही हैं। खुद वज़ीर आज़म साहब बड़े प्रोएक्टिवली अपना काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि 9 मार्च को जब सदारती इलेक्शन होना है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला वाकई हो जाएगा मखसूस नशिस्तों पर, या फिर जो तकसीम की गई है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने तौर पर कायम रहेगा। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहे अमल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें हुकूमत का क्या स्टांस होगा, क्या रद्द अमल होगा, ये भी देखने से ताल्लुक रखता होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, और इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इजाज़त से पहले चाहूँगी कि मैं ज़रा हुमायूं साहब से बात कर लूँ। हुमायूं साहब, सर ये फरमाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो अब स्टे आया है उसके बाद अभी वाजे तो नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी डोमेन में ये पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आया हमारे पास इख्तियार है या नहीं है कि हमारे से कोई पार्टी रुजू करे। तो सर क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या कोई उम्मीद की जा सकती है कि डिसीजन आपके फेवर में आए, या फिर इसको भी कोर्ट में, अदालतों में बैरिस्टर्स और जो आपके लॉयर्स की टीम है उसी के रूबरू लड़ना पड़ेगा इस केस को? मुझे ऐसे लगता है कि ये जैसे हमारा इलेक्शन सिंबल वाला जो केस था ना, ये उसी तरह ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ के पेशावर हाई कोर्ट में ये सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। इसके पीछे जो नीयत है, इसके पीछे जो वजूहात हैं, वो एक ही हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक शख्स को, बेसिकली ये सब बहाना है, सिर्फ इमरान खान निशाना है और कुछ नहीं है।
नथिंग एल्स। ये लोग सिर्फ उस एक शख्स से डरे हुए हैं, उसको जो इनके पास उल्टे सीधे हरबे नजर आ रहे हैं, ये उसको माइनस करने के चक्रों में, और इन माइनस करने के चक्रों में ये सारे गलत काम कर रहे हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जैसे इन लोगों ने प्री पोल रिगिंग फ्रॉम द डे वन स्टार्ट की, और उसकी वजह ये है कि 3 महीने इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला महफूज रखा कि भाई आपका इलेक्शन गलत है। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट होता, मैं सबसे पहले सवाल करता कि आपने 3 महीने अपना ये फैसला क्यों उसको सेव करके रखा हुआ था, और आपने पहले क्यों नहीं बताया। आप 2 या 3 या 4 नवंबर को आपको बता रहे हो, और फिर कहते हो 20 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराओ। वहां से ही इलेक्शन कमीशन के नीयत के फतूर का पता चलता है। उसके बाद फिर जिस तरीके से सिंबल लिया गया, वो अगेन बिल्कुल उसी फतूर की कंटिन्यूटी है। फिर जिस तरीके से इलेक्शन वाले दिन सारे के सारे इंटरनेट को बंद कर दिया गया, और उसका नुकसान सिर्फ एक ही पार्टी को होना था, क्योंकि उनके लोगों ने अपने सिंबल ढूंढने थे। नहीं, लेकिन हुमायूं साहब, सर वो बैकग्राउंड तो बिल्कुल हम इस पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। मेरा सर अब एक मरतबा फिर मैं क्वेश्चन दोहराती हूँ, मुख्तसर अगर बता सकें कि एक्सपेक्टेशन क्या है पेशावर हाई कोर्ट के बारे में। ना ये भी कहा जा रहा है कि वो पीटीआई को अक्सर रिलीफ फराहम करती रही है माजी में भी, तो क्या वो एक एलिमेंट आपको नजर आता है, या आपको लगता है कि जेन्युइन बुनियादों के ऊपर आप अपने केस को लेके जाएंगे, और टेक्निकली आपको लगता है कि क्या आईनी तौर पर ये गुंजाइश मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन को सुपरसीड कर सके हाई कोर्ट? देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। आइन के तौर पे ये एक पार्टी का आईनी हक है। जो जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017 है, वो आइन के खिलाफ जाता है। आइन में वो कहते हैं कि ये पार्टी का एक बुनियादी हक है कि उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं उसको दिया जाए। उसके बाद फिर ये लोग उसकी इंटरप्रिटेशन और दूसरे तरीके से करके उस एक्ट के लिहाज से कर रहे हैं। हालांकि ये याद रखें कि अगर आप इसका प्रेसिडेंस देख लें जो 2019 में हुआ था, 2019-18 में ये हुआ था कि जब शाहराम तरक्की का ग्रुप आया था, तो उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो उनको सीटें मिल गई थी। फिर 2019 में ये हुआ था कि 3 आजाद लोगों ने मिलके एक पार्टी बनाई केपी में। उस पार्टी का पहले वजूद नहीं था केपी में। जब वो पार्टी बनाई, उस बेसिस पे उनको एक मिल गया था। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम उस प्रेसिडेंस पे नहीं जाएंगे। हालांकि जब भी होता है लॉ में ये होता है कि जब पहले कोई इस किस्म का प्रेसिडेंस होता है तो आप उसको लेकर चलते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका प्रेसिडेंस या इनका एक ही इनका जो मेन एम है वो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से जितनी सीटें ले सकते हो लोग। पहले इन्होंने 80 के करीब सीटें ली हैं, और वो अभी आपने फैफन को देख लिया कि फैफन ने साफ बता दिया है कि किन किन जगहों पे किस किस तरीके से गलत काम हुए हैं। अच्छा, मैं सर वापस आपके, मुझे दूसरे पार्टिसिपेंट को भी ऐड करने दें। अच्छा, बैरिस्टर अकील साहब, सर ये बताएगा कि अगर आईनी बुनियादों पे, कानूनी बुनियादों पे आपसे समझूं, तो क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन एक इदारा है? अभी पहले सेगमेंट में प्रोग्राम के एतजाज़ एहसन साहब थे, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जो है वो कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसमें इंटरवीन कर सकती हैं। अगर तो गलत हो रहा है आपके ख्याल में, तो क्या वाकई हाई कोर्ट सुपरसीड कर सकेगी इलेक्शन कमीशन को, या वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता? आइन क्या कहता है इस हवाले से? लेकिन जी, इसमें सबसे पहले तो आर्टिकल 199 जिसके ज़रिए ये हाई कोर्ट गए हैं पेशावर, उसमें डेफिनेटली कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन ज़रूर है, लेकिन वो आई थिंक दैट नीड्स टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ये सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट क्यों जाया जाता है बार बार पेशावर हाई कोर्ट की दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। नहीं, कल तक तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, मैं तो ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ लाहौर हाई कोर्ट भी जाएं, मैं कहता हूँ सिंध हाई कोर्ट भी जाएं। असल जो वेन्यू है, जो फोरम है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड क्वार्टर्स जो हैं, यहाँ पे सारा अमला बैठा हुआ है, यहाँ पे सेक्रेटरीज हैं, यहाँ पे लॉ सेक्रेटरी है उसका, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ, ये यहाँ पे मामला उठाएं, इनका राइट है, इनका आईनी हक है। इनको ये नहीं कहा जा रहा कि आप ना जाएं, लेकिन उन सीटों पे जिस पे ये बात करते हैं, कुछ तकाजे भी पूरे करने ज़रूरी हैं। आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 4 अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, इलेक्शन एक्ट का
104 है सेक्शन इलेक्शन रूल्स में 94, 95, 97 ये तमाम तर रूल्स हैं। अगर एक पिछले अभी डिस्कशन ये भी हो रही थी पिछले प्रोग्राम में कि ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर अल्ट्रा वायरस था तो ये एक्ट 2017 का है, ये रूल्स 2017 के हैं। वाक़तन अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे किसी पार्टी ने काम किया तो वो 13 से 18 तक हमने किया है। जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 था, उसको हतमी शक्ल और उसकी जो चेंजेस और अमेंडमेंट्स की गई इलेक्शन एक्ट 2017 में और जो रूल्स लेके आए वो हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेके आई। लेकिन उसके साथ जो एक फ़ाइनल पॉइंट है वो ये है कि इनको अगर कोई एतराज़ात थे तो 18 से 22 तक इनकी जो हुकूमत थी उसमें ये चेंजेस ज़रूर लेके आते, अमेंडमेंट ज़रूर करते। लेकिन अब ये बार बार पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं। असल जो फोरम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, मेरी पर्सनल तो ओपिनियन ये है कि ये सीट्स की एलोकेशन शायद नहीं होनी चाहिए थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इनकी छतरी के नीचे आने के बाद, क्योंकि पीटीआई तो एग्जिस्ट कर रही थी। इन लोगों ने भी जल्दबाजी की, इन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि पार्लियामेंट में अभी पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एग्जिस्ट करती है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन करवा देते तो बात ही खत्म हो अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने कराए, दैट्स अगेन अ कंप्लीट फार्स। मतलब ये इनको शायद इन्होंने अपनी गलती से सबक नहीं सीखा। इनके इतने अच्छे अच्छे वकील इनके साथ लगे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी पार्टी में वकील नहीं है, बैरिस्टर्स नहीं है। ये तो इनकी जितनी लॉट आई है वो वकील हैं, बैरिस्टर्स हैं। इनको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को प्रॉपर्ली स्टडी करें, देखें। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी, क्योंकि ये नॉन क्योरेबल लीगल डिफेक्ट है, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, इसको देखना पड़ेगा कि ये गलती कहाँ पे हुई और इसकी आईनी तशरीह होना बहुत ज़रूरी और लाजिम है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा हुमायूं साहब, सर आपने भी फाफिन का हवाला दिया। पिलडर्ट की तरफ से भी आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा गया कि जो नताइज में डिले आया था, जो ऐलान नहीं किया जा रहा था, उसकी वजह से भी जो इलेक्शन है उसकी साख के ऊपर बड़े संगीन सवालात उठते हैं। कंट्रोवर्शियल कर दिया गया उसको, एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको कंडक्ट करने की कोशिश की गई। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जी कम मुनसिफाना स्कोर इस इलेक्शन में रिकॉर्ड किया गया है एज़ कम्पेयर जो प्रीवियस इलेक्शंस थे। सर आपके ख्याल में, आपने भी खुद हवाला दिया मोबाइल फ़ोन सर्विस का, टीवी की सर्विस का बंद होने का, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे हलके भी होंगे जहां पर वाकई दूसरी पार्टीज़ भी जीती होंगी? तो इसको ट्रांसपेरेंटली कैसे इन तमाम डेटा को वेरीफाई किया जा सकता है ताकि ये डिबेट ख़त्म हो जाए? क्योंकि जिस भी पीटीआई से आप बात करें नुमाइंदे से, वो ये कहते हैं कि हम इस पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो सर इस तरह तो नुकसान तो आवाम का होगा। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताऊं। इलेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपके फॉर्म 45 हो। फॉर्म 45 का मतलब है कि जिस पोलिंग स्टेशन में जितने वोट जिन को पड़े, जितने भी वहाँ कैंडिडेट थे उनके पड़े, वो फॉर्म 45 होता है। फॉर्म 45 को ऐड करने के बाद फॉर्म 47 बनता है। फॉर्म 47 वंस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उसकी वो करते हैं, फॉर्म 49 होता है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए, ठीक है, इतने अरसे बाद, तकरीबन 1 महीने बाद, उसके ऊपर आप देख ले तो वहां पे ओवर राइटिंग हुई है, जगह जगह पे ओवर राइटिंग हुई है। अच्छा, जब आप ये चीजें करते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस उठते हैं। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्तफा नवाज खोखर, बाकी लोग और साथ पीएमएलएन, ये सारे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस। हमारे फॉर्म 45, मुस्तफा नवाज खोखर के फॉर्म 45 और किसी भी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के फॉर्म 45 बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 45 किसी और तरीके से निकल रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। हर जगह पे ये लोग सो के थे। अच्छा, इनके अब ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने वहां से लोग ये कह रहे हैं कि जिल्लत की जीत से इज्जत की हार बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कितने लोगों ने कहा है कि हमसे भी कहा गया था कि आप अगर कर ले तो हम आपको जिता देते हैं, देन रिफ्यूज्ड इट। अच्छा, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि ये हम लोग नहीं जीते, ये हमारे से गवर्नमेंट बाय फोर्स बनाई जा रही है। नहीं, किसकी तरफ से बाय फोर्स बनाई जा रही है सर?
जावेद लतीफ साहब से पूछे ना, उनका इंटरव्यू करें। आप उन्होंने कहा बताएं ये ना सर, अभी जावेद लतीफ साहब है नहीं, अगर आप कोट कर रहे हैं तो आपको पता होगा ना किसकी तरफ से बनाई जा रही उन्होंने है। कहा है, उन्होंने देखिए, उन्होंने इसी तरह कहा है कि ये हम लोग नहीं जीते हुए, लेकिन उन्होंने कहा तो फिर आप गवर्नमेंट क्यों बना रहे हैं? उन्होंने कहा ये हमसे बनवाई जा रही है जोरी से। अच्छा, ये उनके अल्फाज हैं इसी तरीके से। अच्छा, फिर आप उनके देख लें, शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाकी लोगों की बात कर लें, जो पीपल्स पार्टी वाले, उनकी भी बात करके देख लें। या तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि हम किसी वक्त भी जिन जिन हलकों में हम हैं, हम अपने फॉर्म 45 दिखा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह पे। अच्छा, मैं एमक्यूएम की बात करता हूँ कराची में। कराची में जो लोग हैं वो कहते हैं एक्चुअली टोटल तकरीबन 7,000 से किसी भी हलके में एमक्यूएम ने वोट नहीं लिए, 7,000 से ज्यादा नहीं लिए। अच्छा, 2-3 हलकों में मैं बात करता हूँ, मिसाल देता हूँ, वहां पे जो फॉर्म 45 अभी जो इन्होंने अपलोड किए हैं, नंबर ऑफ वोट्स जो टोटल कास्ट हो गए जिनको गिना जा रहा है, वो उस हलके के या उस पोलिंग स्टेशन के वोटों है। मैं मिसाल देता हूँ उसकी, वहां पे 14 नेशनल असेंबलीज हैं और वहां पे 30 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। नेशनल असेंबली में पीएमएलएन के लोगों ने नेशनल असेंबली में 1,55,000 वोट ज्यादा कास्ट किए हैं प्रोविंशियल असेंबली से। ये कैसे हो सकते हैं? ये वो चीजें हैं, ये वो टोटल सिग्निफिकेंट ऐसी चीजें हैं कि जो बताती हैं कि धांधली हुई है। ठीक, अच्छा हुमायूं साहब, सर पॉइंट आपका आ गया, सर पॉइंट आपका आ गया। मैं थोड़ा सा अकील साहब से एक पॉइंट, सर देखिए, अब ये जो आप तहफुजात बयान कर रहे हैं ना, ये माजी में 2018 में नून और बाकी जमातों के साथ भी हुए ना, उस वक्त अगर उनकी सुन ली जाती तो आज 2024 में ये ना दोहराया जाता। लेकिन खैर, अकील साहब, सर अब जो फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सर एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर हुई है जिसमें कहा गया कि जी 14 रोज़ के अंदर ये फॉर्म 45 अपलोड होने थे, 47 अपलोड होने थे, लेकिन इतने अरसे तक ये रख कर बैठना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और फिर जब अपलोड हो रहे हैं तो उसमें भी ब्लंडर्स हैं जिस तरह हुमायूं साहब बता रहे हैं। तो सर ये तो फिर जो जीते हैं कैंडिडेट, चाहे नून के, पीपल्स पार्टी के, दीगर जमातों के, तो उनकी जीत को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की बात है। आपने दुरुस्त कहा सना। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि फाफिन के सर्वे की बात हो रही थी, इप्सॉस के सर्वे की किसी ने बात नहीं की जिसमें 73% कहा जाता है कि केपी का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। फॉर्म 45 की आपने बात की ना, आई थिंक इट्स क्वाइट एप्ट एंड अप्रोप्रिएट कि हमें थोड़ा सा जो है अपनी जो हमारी याददाश्त है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है पाकिस्तानी कौम की बिलखुसूस, और मेरे भाई हुमायूं साहब की। ये 2018 का जो है एक न्यूज़ आर्टिकल है। मोर देन 90% ऑफ फॉर्म 45 इज नॉट साइंड बाय पोलिंग एजेंट्स। ये साथ आपने जिस तरह भी जिक्र किया, पीएमएलएन, पीपीपी, दीगर सियासी लेकिन आप लोगों ने उस वक्त इतना वोकल होके क्यों नहीं बात की 2018 में? मतलब ईसीपी ने उस टाइम ये रिजेक्ट किया फॉर्म 45 की एक्यूजेशंस के ऊपर। उस टाइम 2018 में 29 दिन के बाद, लीगल रिक्वायरमेंट 14 दिन जरूर है, 29 दिन के बाद फॉर्म 45 अपलोड हुआ, और उसमें भी इतनी ग्लेरिंग मिस्टेक्स नहीं। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब ये फॉर्म 45 का रोना जो है ये 2024 में रोया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि पीटीआई एंड नाउ ऑब्वियसली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। उनको चाहिए कि जो हो गया 18 में हो गया, अब जो 24 में अगर हमारा मैंडेट नहीं मान रहे, और ये एक वाहिद पार्टी है जो सारी पार्टियों का मैंडेट नहीं मानती, क्योंकि इनकी सारी सियासत का दार मदार इस चीज़ पे है, ही सेड, शी सेड, दे सेड, वी सेड, हेरसे पे बेस्ड है। अभी भी हुमायूं साहब मेरे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने ये कोई आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताई, आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, कोई प्रूफ नहीं दिया। सिर्फ वो ये कहते हैं पार्टी का नैरेटिव है, वो तो वो बयान कर रहे हैं ना। इस्लामाबाद की हद तक सना वो बात करते हैं, तो इस्लामाबाद की हद तक पूरा प्रेशर हुआ है। तीनों कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर कहा है कि जी ये हमारे फॉर्म 45 हैं, ये देखें। अच्छा अकील साहब, मेरे एलिगेशंस पे काम नहीं चलेगा। मुझे एक सवाल की और इजाजत दीजिए सर। मुझे बताएं कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हमारी अब अवलीन तरजीह है कि अगर तो हमारे वो तमाम लोग जो कि 9 मई के वाक़यात की वजह से गैर मतलब जिनको सियासी कैदी बनाया गया है उनको जेलों से बाहर लाया जाए, वरना ये उमूर चलाने बड़े पार्लियामेंट के मुश्किल हो जाएंगे। तो हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले? ऑब्वियसली उनकी कुछ रिजर्वेशंस तो जस्टिफाइड होंगी, उनको सुना जाए, एड्रेस किया जाए। लेकिन जी हम तो कहते हैं कि जो वाक़तन 9 मई में मुलविस हैं, जो भी अनासिर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं या जिस भी गिरोह से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको डेफिनेटली उनके कैसरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, किसी का वैसे नामालूम FIR में नाम दे दिया गया है,
उसकी बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन तहकीक होनी चाहिए और उनको इससे दूर रखा जाए, क्योंकि एक सियासी वर्कर जो है अगर उसको इश्तियाल अंगेज़ी दिलवाई है तो वो उन कैरेक्टर्स ने दिलवाई है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हुए थे। उनको चाहिए जो एडिंग एंड अबेटिंग में मुलविस पाए गए हैं उनको डेफिनेटली उनके कैसरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन हाँ किसी के साथ ज्यादती नाइंसाफ़ी कानून से बालातर मतलब होकर कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए और सख्त फैसला होना चाहिए ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो। हुमायूं साहब से 30 सेकंड्स है सेगमेंट के। सर क्विक कमेंट सर कि आपको क्या लगता है, पीटीआई तो डिसोन करती है 9 मई के मुलविस मुल्ज़मान को, लेकिन क्या पार्लिमानी उमूर का चलना या उसमें रुकावट बनना, दोनों सूरतों में सर नुकसान तो मुल्क का ही होगा? देखिए, जब आप हुकूमत चोरों के हाथ में दे देंगी तो नुकसान तो मुल्क का होगा। मुझे एक बात बताएं, ये जो दो पार्टियां बैठी हुई हैं, ये 1980 से चलो 2018 को तो हम छोड़ देते ना, हम तो बहुत गंदे लोग। 2018 तक 1980 से लेके 2018 तक तो यही दो पॉलिटिकल पार्टी थी ना। उस वक्त इंडिया हमसे पीछे था, बांग्लादेश हमसे पीछे था। 2018 में इंडिया हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आगे। इन लोगों ने क्या तीर मार दिया। आज अगर बिजली इतनी महंगी है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो डिसीजंस हैं जो इन लोगों ने अपने लोगों को सामने रखते हुए लिए हैं। अगर ये लोग सही डिसीजंस लेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजूद की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजूद इस वजह से आई थी कि ये लोग बेसिकली पहले एक आता था चोरी करता था, फिर दूसरा आता था। आज तक इन लोगों ने नहीं बताया कि ये जो पैसा बाहर गया है ये किस तरीके से गया है। अगर उसके दादा ने भेजा है तो कैसे भेजा है, अगर नाना ने भेजा है कैसे भेजा है, अगर कतरी ने भेजा है तो कैसे भेजा है, अगर मियां साहब ने भेजा है तो कैसे भेजा है। आज भी इन्होंने नहीं बताया और ये बताएंगे भी नहीं। चलिए सर, ये वक्त बताएगा कि ये बताएंगे या नहीं, लेकिन ये वाजे हो गया कि पार्लिमानी उमूर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अपोजिशन के लिए भी ऐसी पोजीशन में कंटिन्यू करना मुश्किल होगा जब उनके जो रिजर्वेशन है वो दूर ना हो। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के में। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद बात करने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई है और रिजर्वेशन का इजहार किया गया है, लेकिन क्या सोशल मीडिया वाकई वही कुछ कर रहा है जिसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात है? इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सी खबरों में एक और अहम खबर जो कल के हवाले से जिसकी बाज़गश्त आज भी सुनी जा सकती है वो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। वैसे तो अमूमी तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस का असल मकसद ये होता है कि जो इंतज़ामी मामलात हों, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक फ़ौज के जो उमूर हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। लेकिन कल इसमें जो बयान जारी किया गया है यकीनन तशवीश का बाइस भी हो सकता है, क्योंकि बड़े वाज़े तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि इलेक्शन के हवाले से फ़ौज के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है, इनका असल मकसद ये था कि अफवाज पाकिस्तान को जो उमूर दिए गए थे इलेक्शन के हवाले से वो सिर्फ सिक्योरिटी मामलात के थे कि आवाम को सहूलत फराहम की जाए, लेकिन उसके बदले में अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं जिसका मरकज़ सोशल मीडिया इन दिनों बना हुआ है, इनकी यकीनन हौसला शिकनी होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। आखिर ये वजह क्या है और क्या सोशल मीडिया की मैनिपुलेशन से इस तरीके से इदारों को बदनाम करना क्या यह वतीरा बन चुका है या फिर ये कि इसके पीछे कोई मखसूस एजेंडा भी हो सकता है और इसको कामयाब कैसे करवाया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से? इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट फरहान विर्क साहब। फरहान, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा अगर आपकी नज़र से गुजरी हो ये प्रेस रिलीज, तो अब अलमिया तो यह है कि बड़े इदारे हों, हुकूमतें हों, जमातें हों, हर कोई ये कह रहा है कि हमारे ऊपर बगैर सबूतों के तनकीद की जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये फरमाएगा कि पिछले कुछ दिनों से आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है इलेक्शन में और ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान की मुनासबत से? जी देखिए, इलेक्शन तो आप एक साइड के ऊपर कर देना। अगर हम गुज़िश्ता 2 साल का मुकम्मल दुरानिया देखें तो जो 9 मई का वाकया था वो भी फेक न्यूज का शख्साना था कि आप देखेंगे 9 मई के रोज कारकुनों को ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि आपके लीडर के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको मारने का प्लान है, उसको 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। जब आप ऐसे बयान देंगे तो आपके कारकुन इश्तियाल में आएंगे और फिर 9 मई जैसे वाकयात होंगे। उसके बाद आप देखिए कि एक सीरीज ऑफ फेक न्यूज है जो कि पिछले 2 साल से चल रही है। कभी ये कहा जाता है कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, कभी कहा जाता है जी मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। फिर सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के जो उनसे क्लिप्स हैं उनके ऊपर वॉइस ओवर्स लगाकर एक अलग किस्म का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं कल ही की मिसाल देता हूँ कि कल पूरी दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम
के अंदर एक टेक्निकल ग्लिच आ गया, लेकिन पाकिस्तान में ये मशहूर किया गया कि हुकूमत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम अभी भी इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए, दुनिया के सारे मुल्क अपनी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। आप देखिए, चीन को क्या वजह थी कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने पड़े, रूस को क्या वजह थी कि उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने पड़े। आज आप अमेरिका जैसे मुल्क की तरफ देखें तो उन्होंने भी टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाने की वो बातें कर रहे हैं। कनाडा जैसे मुल्क में जो कि आजाद ख्यालात का मालिक है, वहां पर भी उन्होंने टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी है। भारत में टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये पूरी दुनिया में एक साइबर वॉरफेयर चल रहा है, लेकिन हम इस चीज को रियलाइज करने में पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से आज हमें अपने माशरे में ये जो इंतशार और पोलराइजेशन है, ये हमें नजर आ रही है। अच्छा, लेकिन अब फरहान, जैसे अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कहा गया कि कुछ मखसूस सियासी अनासर हैं वो सोशल मीडिया और स्पेशली कुछ टॉक शोज़ में भी मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में चाहे टेलीविज़न मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, दोनों प्लेटफॉर्म्स को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है और उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ ना। पाकिस्तान के एक नामवर चैनल के सहाफ़ी हैं लाहौर में, वो एक प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में जाकर वो कहते हैं कि जी ये मियां नवाज शरीफ के मानसेरा हल्के के जो बेल्ट पेपर्स हैं वो छप इधर रहे से हैं, छपवाए बिल्कुल। जाने हैं, और उसी की जो पार्टी है वो सोशल मीडिया पर क्लेम करती है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी इसके मालिक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ठीक है। और जब उसके हकायक सामने आते हैं तो वो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक भी तहरीक इंसाफ से निकलते हैं, और वो जो सहाफ़ी हैं वो अपनी खबर के बाउंस होने के बाद अब तक कोई वजाहत या कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर सके कि मैंने ये गलत वीडियो बनाई थी, मैं अपने नाज़रीन से माफी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने एक दो जराए के जरिए या अपने दोस्तों के जरिए खबरें चलवा दी, लेकिन इस तरीके से आप कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि हमारे माशरे में अमन आएगा? ये तो बाकायदा एक साजिश के तहत ये सारे का सारा काम किया जा रहा है। और ये आप इलेक्शन के बाद से देखिए, फेक न्यूज का पूरा एक समंदर है जो कि अब तक चलता आ रहा है, और इसको रोकने में हम बहुत ज्यादा नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि फेक न्यूज की जो रफ्तार है वो आम खबरों की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा होती है। और जब तक अवाम में सोशल मीडिया में आप सनसनी फैलाते रहेंगे, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम डिजाइन ही ऐसे हैं कि वो उस सनसनी वाली खबर को ज्यादा प्रमोट करेंगे, और जब आप उस खबर को फैक्ट चेक करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त भी लगेगा और बहुत कम लोगों तक भी जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज किया हफ्ते वाले दिन। तो उस एहतजाज में एक वीडियो ऐसी है जो कि जेलम में टीचर्स का प्रोटेस्ट था, जो कि पिछले साल चल रहा था। उस टीचर्स के प्रोटेस्ट के अंदर किसी ने वॉइस ओवर लगा दिया, और अब पाकिस्तान के हमारे काफी नामवर सहाफी हैं वो उसको शेयर कर रही हैं, और जो उनकी वीडियो है उस वीडियो के 8 लाख व्यूज हैं, लेकिन जब उस वीडियो को आप फैक्ट चेक करते हो तो उस फैक्ट चेक के 20,000 से ज्यादा व्यूज नहीं होते। जिसका मतलब ये है कि आपके जो 7,80,000 लोग हैं उन तक वो फेक न्यूज गई है और वो वाकई उसको सच समझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि उसमें ये सवाल भी उठाया गया है कि सबूतों के बगैर आप किसी के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा लें और फिर कानूनी अमल से भी ना गुजरें, तो ये कोई एक सिस्टम तो होना चाहिए। इसके ऊपर हम बड़े अरसे से डिबेट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का कोई रूल्स रेगुलेशन कोई नज़र नहीं आते, जिसका जिस पर दिल करता है वो इल्ज़ाम आयद कर देता है। बहुत से बहुत अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेता है, वरना कभी इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। तो अगर इतने बड़े बड़े इदारों के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर अगर उनकी किरदार कुशी की जा रही है, तो आपके ख्याल में इस पर क्या हमारे मुल्क में वजारती सतह के ऊपर जो हैं वजारतें हैं या जो हुकूमत के दीगर शोबे हैं वो कोई रूल्स रेगुलेशंस क्यों नहीं बना पाए इसके ऊपर अभी तक? देखिए, इसके ऊपर ना 2 तरीके आ जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये साइबर क्राइम के कानून लेके आएँ, आप ये लोगों को जेलों में डालें, उनको सजाएं दें, उनके ऊपर जुर्माने लगाएं, और ये पाकिस्तान में एक तरीका चल भी चुका है। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि इस तरीके का एज सच कोई फायदा नहीं हो रहा, और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि हमारे आम लोग जो कि सोशल मीडिया की यूजेज से ज्यादा वाकिफ नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या चल रहा है, वो इसका बहुत ज्यादा निशाना बन जाते हैं। इसके मुकाबले में इंडिया में एक बड़ा अच्छा कानून बना है कि उन्होंने जितनी भी ये कंपनीज हैं उन सबको अपने कानून के ताबे किया है। अब भारत के कानून के मुताबिक अगर आज भी आप अगर कोई भारत का वीपीएन या उनका कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज करें तो ट्विटर पर बेशुमार ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको आप इंडिया से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म को अपने कानून के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जैसे हमारा लॉ है उसके मुताबिक आपने चलना है। हम आजादी इज़हार राय की आपको इजाजत देते हैं, लेकिन इस आजादी इज़हार राय में आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि किसी भी तरीके से इंडिया की जो सैंक्टिटी है, वहां का जो अमन अमान है, या वहां के जो बरादराना ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं वो मुतासिर नहीं होने चाहिए। ये इंडिया के उस साइबर क्राइम लॉ में लिखे हुए हैं। तो इंडिया के कहने पर अब ये जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंप्लाई करती हैं। पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि हमने इस प्रॉब्लम को बहुत देर के बाद रियलाइज किया है।
अब हमें जाकर एहसास हो रहा है कि यार ये मसला वाकई मौजूद है और साइबर क्राइम लॉ के जरिए लोगों को पकड़ना या उनकी गिरफ्तारियां करना इसका हल नहीं है। हमें सबसे पहले फसाद की जड़ को पकड़ना पड़ेगा और उसका तरीका यही है कि इन डिजिटल मीडिया कंपनीज को इस बात के ताबे किया जाए कि वो पाकिस्तान में अपने दफातर खोलें और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलें। और फिर उसके बाद जो है वो आजादाना फैसले करें कि जी क्या ये चीज कानून के ठीक, मुताबिक है या नहीं। जब तक बिल्कुल हम ये ठीक। नहीं करेंगे हमारा ये विशिष्ट साइकिल है, ये चीज बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाली। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान बेग साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। यकीनन जाते जाते बड़ी अहम तरीन बात कि अगर ये बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आकर अपने ऑपरेशंस का आगाज़ करें तो इनको कंट्रोल करना और वो तमाम चीज़ें जिस पे पाकिस्तान का मफाद जिन पर डिपेंडेंट है उनको स्ट्रीमलाइन करना पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए और इदारों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।